स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसका और एक नाम है फ्रेंड्स, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है और इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज 1839 में 1839 में थियोडर स्वान ने की थी। थियोडर स्वान जी ने क्या किया था, इसका 1839 में खोज किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का थिन फ्लेक्सिबल लेयर होता है, एक प्रकार की पतली लचीली परत होती है। अब ये क्या करती है, दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो जो बाहरी वातावरण रहता है उससे अंदर के साइड में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको क्या करता है, सेपरेट करने का, अलग करने का काम करता है। एक और उसके बाद क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसमें सिलेक्टिव परमेबिलिटी होता है, चुनिंदा पारगम्य होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ लेते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक प्रकार की लचीली और पतली परत होती है, झिल्ली होती है। अब ये क्या करती है, जो बाहरी वातावरण है, ये बाहरी वातावरण हो गया, बाहरी वातावरण से क्या करती है, अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, या सेल के कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब जो रहता है इसको क्या करता है, बाहरी वातावरण से सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है। ये फर्स्ट हो गया, अलग कर दिया। और सेकंड काम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट कैसे करता है, इसमें सिलेक्टिव परमेबिलिटी पाया जाता है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है कि बाहर से कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, कौन डिसाइड करता है, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। तो जो जरूरी सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनेल्स के लिए जरूरी है, वो बस अंदर जाता है। जो हार्मफुल सब्सटेंस रहता है उसको बाहर ही रोक देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के कंपोजिशन के बारे में, संगठन के बारे में, कि ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है लिपिड, ये लिपिड से मिलकर बना होता है। तो लिपिड दो प्रकार के होते हैं इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिला के 40 से 50% रहते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें सेकेंड पार्ट प्रोटीन रहता है। प्रोटीन भी क्या रहता है, 40 से 50% ये भी रहता है। अगर ये 40% है तो ये 50% रहेगा, और ये 50% है तो ये 40% रहेगा। तो इस तरीके से ये रहता है। और एक पार्ट पाया जाता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट भी 5 से 10% रहता है। तो ये इसके कंपोजिशन के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं, इसमें एक मॉडल आता है, एक थ्योरी आता है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको 1972 में 1972 में किसने दिए था, सिमोर जोनाथ और गर्थ एल निकोलसन ने दिया था। ठीक है, 1972 में किसने दिया था, सिमोर जोनाथ और गर्थ एल निकोलसन ने इसको, इस थ्योरी को दिया था। तो इस थ्योरी में क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस थ्योरी में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है मान लीजिए। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल के अंदर भी जा सकता है, सेल के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कोशिका झिल्ली में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है, ये सेल के अंदर भी जा सकता है, कोशिका के अंदर भी जा सकता है। और कोशिका के अंदर से वापिस से प्लाज्मा झिल्ली में, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें भी आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन में भी आ सकता है। जैसे इधर देखिए, कोशिका झिल्ली से जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर के, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो देखे थे हम लोग, तो ये सेल के अंदर भी जा सकता है, कोशिका के अंदर भी जा सकता है, और कोशिका से बाहर आके फिर ये कोशिका झिल्ली में भी आ सकता है। तो इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कंपोजिशन में हम लोग पढ़े हैं उसी को स्ट्रक्चर, संरचना के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फास्फोलिपिड के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसमें फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, लिपिड द्विपरत कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ी देर में हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। अब देख लेते हैं जो फास्फोलिपिड है, इसमें मेनली कितने पार्ट होते हैं। तो फास्फोलिपिड के मेनली 2 पार्ट होते हैं।
एक जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड जो एक होता है, ठीक है, इसको जल स्नेही शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, जल स्नेही शीर्ष बोलते हैं। सेकेंड जो है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल दो होता है, ये पानी से दूर रहने वाला पूंछ है ये, ठीक है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हाइड्रोफिलिक हेड। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ठीक है, फास्फोलिपिड का जो एक होता है। इसको लिख देते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, एक हो गया। अब इसमें दो पूछ जोड़ते हैं इसको, ठीक है, दो पूछ जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिक पूछ हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल तो हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। तो ये लिपिड का एक परत हो गया। इसी में और एक परत रहता है लिपिड का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिपिड द्विपरत बोलते हैं। तो इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहेगा, तो एक परत ऊपर में एक परत नीचे में, तो ऐसे करके ये द्विपरत बनाता है लिपिड का, लिपिड बाइलेयर, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? जितने भी दिख रहे हैं सब हेड हैं, ठीक है। इस साइड भी दिख रहे हैं वो सब क्या है? हेड है, ठीक है। अब बीच में क्या है? टेल है, जैसे इसमें मैं डायग्राम में बनाया हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है जो बीच में है, ठीक है। तो एक परत ये हो गया लिपिड का और एक परत ये हो गया लिपिड का, तो लिपिड द्विपरत इस तरीके से ये बनाता है, ठीक है। अब इसमें और एक स्ट्रक्चर आता है, उसके बारे में समझ लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या है? सेकेंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है हमारा। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जो लिपिड बाइलेयर है उनके बीच में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। लिपिड बाइलेयर है उनके बीच में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से उनके बीच में रहता है। अब इनके बीच में रह के ये क्या करता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इनके बीच में रह के इंक्रीज स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है उसको बढ़ा देता है, स्थिर रखता है, एकदम स्थिर रखने का काम करता है। जैसे इसके बीच में जुड़ जाएगा तो इसकी स्थिरता क्या है? ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो ये फर्स्ट काम हो गया इसका। और समझ लेते हैं, ठीक है, मेंटेन फ्लूइडिटी, ठीक है, मेंटेन फ्लूइडिटी। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है? फ्लूइड टाइप का ही रहता है, गाढ़ा फ्लूइड टाइप का ही रहता है। तो फ्लूइडिटी को जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ज़्यादा क्या है? फ्लूइडिटी, जो फ्लूइड की मात्रा है, तरलता है, वो बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? रिड्यूस परमाबिलिटी। रिड्यूस परमाबिलिटी मतलब क्या है? जितने भी सबस्टेंस है उसको आने जाने में आसानी नहीं होता, क्योंकि परमेबिलिटी को और कम कर देता है। तो जितना कम परमेबिलिटी रहेगा उतना क्या होता है? वो घना हो जाता है। तो जितना ज़्यादा घना हो जाएगा, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही क्या होगी? रिड्यूस परमेबिलिटी। रिड्यूस परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जैसे ही रिड्यूस होगा तो वो घना हो जाएगा और कोई भी सब्सटेंस आने जाने में, ठीक है, रोक लग जाएगा। तो इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल हम लोग का सेकेंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो देख लेते हैं वो प्रोटीन कौन कौन से हैं। फर्स्ट प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिन्न प्रोटीन। सेकंड इसका नाम है एम्बेडेड प्रोटीन, जिसको अंतर्निहित प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसका एक नाम है फ्रेंड्स इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में आंतरिक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन होते कहाँ है उसको देख लेते हैं संरचना में। तो ये कहाँ होता है? एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर क्या रहता है? ये अंतर्निहित रहता है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, कि जो लिपिड द्विपरत है उसमें एक हेड होता है और दो टेल होता है। तो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, जिसको पानी पसंद है। जो टेल है वो क्या रहता है? हाइड्रोफोबिक रहता है, जिसको पानी पसंद नहीं रहता है। तो ये दोनों प्रकार का द्विपरत हो गया। द्विपरत में क्या है? पानी है, और दोनों जो हेड है उसको क्या है? पानी पसंद है, और टेल अंदर की तरफ होता है। और अंदर की तरफ जो टेल होता है उसी तेल के अंदर में कोलेस्ट्रॉल साथ में रहता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्बेडेड प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो ये होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रल प्रोटीन। अब इसी इंटीग्रल प्रोटीन के और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब ये क्या होता है?
जो लिपिड का दो लेयर है उसके बीच में अंतर्निहित रहता है। लिपिड का जो दो लेयर रहता है, लिपिड का दो लेयर रहता है, उसके बीच में रहता है ये इंटीग्रल प्रोटीन। अब बीच में रहने के कारण भी इसको इम्बेडेड प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अंदर में इसी कारण क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम है इसका। अब इंटीग्रल प्रोटीन और अलग अलग टाइप का काम करता है, तो दूसरे दूसरे प्रोटीन दूसरे दूसरे रूप में वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देख लेते हैं वो रूप कौन कौन सा है, ठीक है। तो जो एम्बेडेड प्रोटीन है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये क्या होता है, चैनल प्रोटीन बनाता है, अलग अलग टाइप का प्रोटीन बनाता है। तो इसमें से एक पार्ट है चैनल प्रोटीन। अब ये चैनल प्रोटीन क्या है, पोर बनाते हैं, टनल बनाते हैं, मतलब छिद्र बनाते हैं या सुरंग बनाते हैं। जैसे कुछ भी सबस्टेंस है जिसको सेल के अंदर आना है बाहर से, तो कहाँ से आएगा, वो इसी पोर से आएगा। एक टनल जो बनाएगा ना प्रोटीन, उसी टनल से आएगा। तो ये एक प्रकार का हो गया, जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसी का प्रकार है। सेकेंड है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, इसका शेप के कारण इसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोला जाता है। ये स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार शेप का होता है, गोलाकार आकार का होता है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो डायग्राम के माध्यम से यही इंटीग्रल प्रोटीन अपना आकार बदल के क्या बन जाता है, कभी कभी इसका सब टाइप्स है, ठीक है। ये क्या है, गोलाकार प्रोटीन है। इसी क्या बोलेंगे, इसी के ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया, ये गोलाकार का होता है। और एक टाइप हम लोग पढ़े थे जिसका टाइप क्या है, चैनल प्रोटीन। तो ये है चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन के ही ये टाइप्स हैं, चैनल प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये टनल, जो ये चैनल प्रोटीन है, क्या करता है, टनल बनाता है, छिद्र बनाता है। तो बाहर का जो सब्सटेंस है वो क्या है, सेल के अंदर आने में ये मदद करता है, ठीक है। ये हेल्प करता है छिद्र बना के, टनल बना के। तो इसीलिए इसको चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये रहा इसके सब टाइप्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका टाइप्स क्या है। तो फर्स्ट टाइप हुआ इंटीग्रल प्रोटीन। इसके अंदर क्या है, चैनल प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। ये तीन प्रकार के प्रोटीन इसमें हो गए। इंटीग्रल खुद एक टाइप का हो गया, चैनल प्रोटीन एक हो गया, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया। तो तीन प्रकार के प्रोटीन इसमें हो गया। और एक नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पेरीफेलर प्रोटीन। पेरीफेलर प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है, परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन मतलब क्या होता है, ये सतह पर होते हैं, लोकेटेड ऑन द सरफेस, सरफेस पे होते हैं। हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन है ये, जिसे बाहर की ओर रहता है, जो परत है उसके बाहर की ओर रहता है, साइड में रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का हो गया। और नेक्स्ट प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। पेरीफेरल की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया फ्रेंड्स, एच नहीं रहता है इसमें, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका टाइप्स है लिपिड एंकर प्रोटीन। लिपिड एंकर प्रोटीन क्या है, लिपिड से जुड़े रहते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से। तो ये है लिपिड एंकर प्रोटीन, जो क्या होता है, बाहर में रहता है लेकिन अंदर तक लिपिड से क्या होता है, जुड़े रहता है। तो इसी को बोलेंगे लिपिड एंकर प्रोटीन, ठीक है। ये लिपिड एंकर प्रोटीन हो गया। तो हम लोग प्रोटीन कितने प्रकार के पढ़ लिए फ्रेंड्स, प्रोटीन मेनली तीन प्रकार के पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और दो आ रहा था, तो टोटल 5 प्रकार के प्रोटीन हो गया। अब इसको मेन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, उस प्रोटीन का नाम क्या था, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये रहा इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन और दो टाइप का प्रोटीन बना रहा था, एक टनल प्रोटीन बना रहा था, ठीक है, और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना रहा था। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया, और ये टनल प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये तीन प्रकार इस चीज का हो गया, एक ये हो गया, इसके साथ दो हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, जो साइड में था, ये हो गया पेरीफेरल प्रोटीन। और एक प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, एंकर प्रोटीन, तो ये हो गया एंकर प्रोटीन। तो ऐसे करके 5 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर रहता है। 5 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर ये क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बना रहता है, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, अटैच टू सम प्रोटीन एंड लिपिड्स। कुछ प्रोटीन से, कुछ लिपिड से क्या होता है, ये अटैच हो जाता है। और अटैच होने के बाद क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है।
ये कार्बोहाइड्रेट्स देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन से जुड़ के क्या करेगा ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये वाला पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लोब्यूलर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, जुड़ के क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिखता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वसा से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो लिपिड है इससे जुड़ा हुआ है। और ये लिपिड से जुड़ के क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो ये रहा ग्लाइकोलिपिड्स। तो ऐसे करके इसमें और 3 पार्ट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग फंक्शन के बारे में इसके पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में, कि ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो इनका फर्स्ट कार्य होता है बैरियर, अवरोध बनाना। सेकेंड कार्य प्रोटेक्शन, सुरक्षा का भी कार्य करता है, और सेपरेट अलग करने का भी कार्य करता है। तो जो बाहरी वातावरण है उसको अंदर, सेल के अंदर के कंपोनेंट से क्या करता है, अलग करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, और अवरोध बनाने का भी काम करता है। मेनली वाला काम फास्फोलिपिड करता है। सब मिल के करते हैं, लेकिन मेन देखा जाए तो फास्फोलिपिड के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर सपोर्ट। तो स्ट्रक्चर सपोर्ट क्या है, संरचनात्मक सहायता। संरचनात्मक सहायता कौन प्रदान करता है, तो जितने भी कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोलिपिड, लिपिड, और क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिल के करते हैं। ठीक है, सब काम सब मिल के करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन पर्टिकुलर एक जो है उसमें ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट और सिग्नलिंग के परिवहन का, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ये काम कौन करता है, मेन प्रोटीन करता है। और सिग्नल पहुंचाना है किसी को, संकेतन का काम करता है, तो ये भी मेनली प्रोटीन करता है। बाकी सब उसको, प्रोटीन को फिर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो सेल रिकॉग्नाइजेशन। सेल रिकॉग्नाइजेशन मतलब एक सेल है, उसके सामने कोई दूसरा सेल आ गया है तो कौन पहचानता है उसको, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा पहचाना जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल को पहचानने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, स्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी क्या है, स्थिरता और पारगम्यता। स्थिरता और पारगम्यता मतलब कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। ठीक है, उसका डिसाइड कौन करता है, वो कोलेस्ट्रॉल करता है मेनली। पारगम्यता का काम यही करता है। सब मिल के सब काम करते हैं फ्रेंड्स, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं सब मिल के। लेकिन मेनली जो रोल होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, कोलेस्ट्रॉल का, वो मैं बता दिया। तो ये ओवरऑल फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।